हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का जो मौजूदा तनाज़ा चल रहा है पहलगाम के वाक़े के बाद, ज़ाहिर है दुनिया में जो जंगें होती हैं उनके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो अनफोल्ड होती हैं। या तो कॉन्फ्लिक्ट इन मेकिंग जब होता है, जब जंग की तैयारी की जाती है तो उस वक्त भी एक अपनी तरह के उसके मज़मरात और इम्प्लिकेशंस होते हैं, और जब एक मरतबा जंग चल पड़ती है तो उसके अपने फाइनेंस तो उसके अपने माशी और सियासी जो है इम्प्लिकेशंस या मज़मरात या आउटकम्स होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा उनका ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि एक दो इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, या आप कह दें या आप ये कह लें कि रिपोर्ट्स जो शाया हुई हैं उनके मुताबिक, उनको बुनियाद बनाकर हम थोड़ा इस पर बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर ये मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट होता है या इसमें बढ़ावा आता है, किसी तरह एक महाज खुल जाते हैं जंग के या स्मॉल स्केल ही जंग होती है, तो उसके क्या सियासी और माशी जो है नताइज निकलेंगे दोनों तरफ। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जो इंटरनेशनली बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके जो फाइनेंशियल रेटिंग्स है उन पर रिव्यू करती रहती है, और पाकिस्तान में भी उसको बड़ा चर्चा होता है जब मूडीज़ की कोई रिपोर्ट आती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मूडीज़ की जो रेटिंग है या उनका जो रिव्यू है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो हमारी स्टैंडिंग है उसमें बड़ा अहम होता है। तो मूडीज़ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में ये जो मामला है जंग का या एक तनाज़ा है और जो तज़ाद है, अगर ये बढ़ जाता है, किसी तरह एस्केलेट कर जाता है, तो इसके पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक मैक्रो होता है। मैक्रो एक बड़ी माशी तस्वीर को कहते हैं कि किसी मुल्क की जो एक बड़ी माशी तस्वीर बनती है, जिस तरह हमारे यहाँ हमारी बड़ी माशी तस्वीर बनती है जिसमें चीदा चीदा हमारे जो इंडिकेटर होते हैं, हमारा इन्फ्लेशन रेट किस तरह है, हमारा ग्रोथ रेट किस तरह है, हमारी जीडीपी किस तरह ट्रेड कर रही है, या हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक दूसरे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स जिसको कहते हैं, वो कहाँ खड़े हुए हैं, तो उनका अहाता मैक्रो इकनॉमिक्स का एक जो खाका या सिनेरियो है वो करता है। तो मूडीज़ ने हमारे लिए कहा है कि अगर ये तज़ाद प्रोलॉन्ग हो जाता है और इसकी उम्र बढ़ जाती है और टाइम बढ़ जाता है, तो पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक ग्रोथ है उस पर इसके नाकारी या नेगेटिव असरात पड़ेंगे, क्योंकि मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की इकानमी जो गुज़िश्ता साल में या गुज़िश्ता दिनों में बहरानात का शिकार थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो इंडिकेटर्स थे वो पॉजिटिव आ रहे थे, जिसमें इन्फ्लेशन या अफरात ज़र का कम होना और हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनका बढ़ना, ये एक ऐसे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर थे जिससे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज जा रहा था कि एक टर्मोइल के बाद, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो सियासी टर्मोइल था वो भी लिंक कर रहा था पाकिस्तान की इकनॉमिक इनस्टेबिलिटी के जो मौजूदा हुकूमत है वो जो माशी फ्रंट है उस पर शायद इतना डिलीवर न कर पाए, और नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान एक मज़ीद माशी बहरान में जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि वो जो हमारी जो इंटरनल स्प्लिट थी या पॉलिटिकल जो स्ट्राइफ था वो भी, या पीटीआई का आप आंसलाट कह लें हुकूमत पर या मजमूई जो हमारा सिस्टम है उस पर गवर्नेंस का, तो वो ज़रा थम गया था। वो इस वजह से कि जो इंडिकेटर्स या इशारे आ रहे थे वो पॉजिटिव थे, क्योंकि अफरात ज़र को एक ब्रेक लग गई थी, चीज़ों की जो कीमतें हैं गो के बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, लेकिन वो घटना शुरू हो गई, और एक दो चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें, आटा वगैरह, वो थोड़ा कम होना शुरू हो गई थी। तो इस तरह एक मैसेज मिल रहा था कि जो जारी अफरात ज़र है जो रोज़ाना के तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो अपनी जगह थम गया है या एक जगह आकर रुक गया है। तो एक अच्छे इंडिकेटर थे। मूडीज़ के मुताबिक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा देर चलता है तो पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर है वो मुतासिर हो सकती है, और क्योंकि अगर एक लिमिटेड वार या लिमिटेड एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें पाकिस्तान को
डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मूवमेंट होती है, इंटरनल मोबिलाइजेशन होती है फोर्सेस की, उसमें भी उनको खर्चे करने पड़ेंगे। और इस तरह पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो किसी तरह आप कहें कि गैर मुस्तहकम जो माने जाते थे वो मज़ीद कमज़ोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है या इंटरनेशनल लोन्स के हासिलात में मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी तरफ इंडिया के लिए उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर वो बड़ी इकानमी है, उसके मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर हैं वो इतने मुतासर नहीं होंगे, लेकिन इंडिया ने अगर एक बड़ी स्पेंडिंग डिफेंस के सेक्टर में की तो उनकी जो ग्रोथ है, जिस तरह वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं दुनिया में कि उनकी ग्रोथ जो है वो रॉकेट स्काई चल रही है और एक बड़ी इकानमी इंडिया बनने जा रहा है, तो वो ज़रूर मुतासर होती। तो हर जंग के जिस तरह फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होते हैं, तो मोदी खुद इस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक रेटिंग है इस कॉन्फ्लिक्ट से मुतासर हो सकती है। और एक लेमैन और आम जर्नलिस्ट की तौर पर भी हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो जंगें हैं जहाँ भी हो, अमीर तरीन ममालिक में भी हों, तो उनकी एक बड़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कास्ट जो है हमेशा होती है। गो के बहुत सारी चीज़ें जो है कही जाती हैं कि पाकिस्तान इंडिया में जो एटम बम है या एटॉमिक डेटरेंस है वो दोनों मुल्कों की जो ज़मानत है कि वो एक बड़े तज़ाद में, बड़े कॉन्फ्लिक्ट और बड़ी जंग में नहीं जाएंगे और ये डेटर करेंगे इस सारे मामले को। लेकिन इसकी एक इकोनॉमिक कास्ट हमेशा रही है, हमारे लिए भी रही है। जैसे भुट्टो साहब ने किसी ज़माने में कहा था कि हम घास खाकर भी एटम बम बनाएंगे, तो हमने एटम बम बना लिया, वो हमारे लिए एक अच्छी डेटरेंस बन गया और एक बड़े मुल्क के साथ हमारी जो एनिमोसिटी चल रही है उसमें एक डेटरेंस के तौर पर है। लेकिन दूसरी बात भी भुट्टो साहब की सच साबित हुई कि 25 करोड़ अवाम इस्तारन नहीं सही लेकिन अभी तक घास ही खा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आम बंदे की जो लाइफ है, लिविंग है या पर कैपिटा इनकम है वो कहीं भी आदाद शुमार में इतनी अच्छी नहीं आती कि हम दुनिया के सामने कह सकें कि हमारा जो आम अवाम है वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसकी अपनी एक हमेशा कास्ट रहती है। दूसरी तरफ दूसरी जो साइड है जो आज रिपोर्ट हुई है, एक बैनुल-अक़वामी इदारा है खबर रसा राइटर जिसके बड़े सोर्सेज हैं, उन्होंने एक स्टोरी छापी है जो बड़ी अखबारात में स्पेशली डॉन में ये छपी है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली के बाद इंडियन हेल्ड कश्मीर की तरफ जो इंडिया के पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, जिनमें एक बगलियार डैम है, सलाल डैम है, रतल डैम है, तो इन डैम्स में उन्होंने जो शुरुआत की है बगलियार और सलाल डैम में डीसिल्टिंग उन्होंने शुरू की है। तो डीसिल्टिंग इस तरह होती है कि जो बड़े रेजरवायर होते हैं उनमें ज़ाहिर है ओवर द ईयर्स मट्टी जो है वो सिल्ट जम जाता है, तो वो पानी के फ़्लो को और स्टोरेज कैपेसिटी को रोकता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जब तक इन्फोर्स थी तो हिंदुस्तान पाबंद था उस पानी के फ़्लो को बरकरार रखने का, जो इस ट्रीटी के तहत नीचे डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान के जो फ़्लो है नदियों का, झेलम, चनाब और इंडस, उसमें आना था, तो उनके साथ वो टेम्परिंग नहीं करते थे। लेकिन इस खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी कंपनी है डैम्स पर काम करने वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, उन्होंने वहाँ उनकी डीसिल्टिंग जो है 1 मई से शुरू की है और वार फुटिंग पर वो हो रही है। और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ गेट्स भी खोले थे जिस वजह से चनाब, आपने देखा कि रिवर में कश्मीर जो हमारी साइड का है वहाँ सैलाब सा आ गया था, इनंडेशन हो गई थी वहाँ। तो इंडिया ने वैसे मुआहदे के तहत वो पाबंद हैं कि किसी तरह भी जो सैलाबी पानी है या पानी का फ़्लो कम या ज़्यादा होने की सूरत में उनको इन्फॉर्म करना है। लेकिन इस ट्रीटी को वन साइडेड उन्होंने एबेंस में रख के ये एप्लीकेशन ख़त्म कर ली है और इसकी देखा देखी कॉन्फ्लिक्ट की वो उन सारे प्रोजेक्ट के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं और उनकी जो पानी स्टोरेज कैपेसिटी है ज़ाहरी तौर पर वो बढ़ा रही है। तो शॉर्ट टर्म में तो शायद वो पाकिस्तान का पानी इस तरह ना रोक सकें, लेकिन अगर वहाँ जिस तरह कहा जा रहा है कि एक बड़े पैसे खर्च करके रिजर्वायर्स को डीसिल्ट किया जा रहा है, उनकी पानी रोकने और स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, अगर चारों जो प्रोजेक्ट हैं चनाब पर और झेलम पर हिंदुस्तान की साइड पे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई तो लाजमी तौर पर एक बड़ा पोर्शन पानी का वो मनोवर कर सकते हैं
और हमें हमारे जो क्रॉपिंग सीज़न है या क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें ये पानी का रोकना या फिर अचानक छोड़ना बगैर किसी इतला के, ये हमारी जो ज़रूरी मईशत है या इरिगेशन सिस्टम है इसको मुतासर कर सकता है। तो ये एक खुद इस कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक साइड है। अब दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले ही कह रखा है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और वर्ल्ड बैंक है जिसने 1960 का जो इंडस वाटर टीटी सिंधु तास मुआहिदा है उसमें जो आर्बिट्रेशन की थी उनके पास जाएगा। लेकिन आपको पता है बैनुल अक़वामी फोरम्स जो है वहाँ जल्दी जो रीड्रेसल है या रेमेडी नहीं मिलती, और जब एक कॉन्फ्लिक्ट गर्मी हो और एस्केलेशन ज़्यादा हो तो उस वक्त तो ऐसे मामलात की डिप्लोमेसी से और इंटरनेशनल फोरम्स पर सुनवाई नहीं होती। तो अब देखते हैं कि इसके क्या माशी इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान पर होंगे और पाकिस्तान किस तरह इनसे जान छुड़वाएगा। साथ साथ जो जंगें हैं, स्मॉल स्केल वार हो या लार्ज स्केल वार हो, वो दोनों तरफ एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस या असरात छोड़ती है। अब हमारे यहाँ इसके क्या सियासी असरात हो सकते हैं, आपको पता है कि हम ज़ाहिरी तौर पर एक जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है उसमें बैठे और खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बड़ी चेकर्ड किस्म की है। आज की हमारी जो हुकूमत है उसको तजिया निगार या पूरी दुनिया एक हाइब्रिड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिजीम कहती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट का भी एक बहुत बड़ा स्टेक है। और गुज़िश्ता दिनों जितने मंसूबे और प्रोजेक्ट हमें सुनाई दे या दिखाई दे उस पर तो ज़ाहिरी तौर पर कहा गया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्हें एक अपर हैंड है और इस सारे मामले को वो हैंडल कर रहे हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो ज़रा पस मंज़र में और एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सेकंड फिडल जिसको कहते हैं। आपने देखा ये जंग का जो माहौल है इसमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल गुम हैं, हालांकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, ना सिर्फ मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और उन पर माजी में एक बड़ा बैकलॉग है कि वो हिंदुस्तान दोस्ती के दो जो इल्ज़ामात हैं 2 टेन्योर में वो उठाकर उनकी हुकूमतें भी इस तरह गिराई गई हैं। तो उनका बिल्कुल कहीं हमें मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा। उनकी सेकेंडरी और टर्शरी लीडरशिप जो है वो नज़र आ रही पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरी तरफ बिलाल साहब हैं, उनकी बड़ी फायर ब्रांड तकारीर वगैरह हैं वो, लेकिन वो इस तरह मैटर नहीं करती क्योंकि इस गवर्नमेंट को, कोalition गवर्नमेंट को लीड जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है। लेकिन उसकी जो बड़ी लीडरशिप है अभी ये स्ट्रेटजी है, उन्होंने एक बुरे वक्त के लिए, पैचअप के लिए, या जब सूरत हाल ख़राब हो जाएगी नवाज़ शरीफ साहब को रखा हुआ है कि वो आकर फायर फाइटिंग करेंगे क्योंकि उनको साइड पे बचा के रखा है। मुल्क में जब बहरान है, जंगी सूरत हाल है और बहुत सारी बातें मीडिया में इधर उधर हाइप है, इजलास हो रहे हैं और इस तरह का पैनिक है, तो वो उनकी कहीं प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही। शहबाज शरीफ वो एक पॉलिटिकल लीडर से कम एक गुड मैनेजर हैं हमेशा, जैसे एक अच्छे बैंक मैनेजर होते हैं, टाई शाई पहनकर मामलात को, कंप्यूटर किस तरह चल रहे हैं, रजिस्टर सही है नहीं है, लाइन बनी हुई है नहीं है, अंदर सफाई का क्या निज़ाम है, तो इसमें मैनेजमेंट के वो माहिर हैं। तो एक बैंक मैनेजर की तरह हुकूमत की जो इस तरह की वो मैनेजमेंट है डे टू डे वो उसमें अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो असर्ट करने वाले लीडर नहीं है, वो ओवर द ईयर्स उन्होंने साबित किया है। तो अगर स्मॉल स्केल एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज़ाहिर है आपको पता है कि जंग जो है वो पाकिस्तान की हमेशा वो मिलिट्री लेड लीडरशिप के तहत जो है लड़ी जाती है, और उसमें जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है उनको जाता है क्योंकि महाज पर फोर्सेज ही होती हैं, वो सारा जो नुकसान और बर्नट है वो बियर करते हैं। तो उनको एक नेशनलिस्ट एक एप्रिसिएशन भी मिलती है, उनका हीरोइक रोल भी बनता है, तो पॉलिटिकल रोल भी उनका अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे गया और मिलिट्री का ज़ाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा डिफेंस में, ऑल डिफेंस फोर्सेस का, तो ये हाइब्रिड जो निज़ाम है इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो बड़ा पावरफुल और डिक्टेटिंग हो जाएगा और ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो पॉलिटिकल जो हमारी जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है उसके लिए और हमारा जो हाइब्रिड निज़ाम है उसके जो डिसबैलेंसेस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने से वो ज़ाहिर है बढ़ेंगे और उसके असरात हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर भी होंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जिस तरह मोदी रिजीम, उनकी बीजेपी या आरएसएस परिवार जिस तरह इंडियन नेशनलिज्म को, हिंदू नेशनलिज्म के
कोटिंग में लेकर चल रहे हैं, तो जंग में अगर हिंदुस्तान एक महाज खोलता है तो ज़ाहिरी तौर आपको पता है कि वो अंदरूनी जो तज़ादात हैं उनको भी किसी न किसी तरह साइलेंस करेंगे, ओवर पावर करेंगे, और मोदी का जो हीरोज़म है या उनका एक पोस्चर है वो ज़्यादा मजबूत होगा। ना सिर्फ उनका एक पोस्चर मजबूत होगा कि बल्कि पूरा जो संघ परिवार है या आइडियालॉजी है, जिस तरह वो वहाँ मिनॉरिटीज़ के साथ हिंदुस्तान में है, या कश्मीर को ईज़िली सॉल्व करना 370 के बाद जिस तरह की सूरत हाल है कि कश्मीर पर बायलैटरल कोई बात नहीं हो रही, तो आप समझें कि कश्मीर को एक डाइजेस्ट करने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट मोदी और इस तरह के जो लोग हैं उनको बड़ी आसानी पैदा करेगा, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल या बायलैटरल फोरम पर आप कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको नहीं उठा सकते, क्योंकि जिस तरह तजादात हैं, स्मॉल स्केल वार चलती है, LOC गर्म होती है, या कोई महाज खुलते हैं या प्रॉक्सीज चलती हैं, तो ये टेंशन बढ़ेगा। और दोनों तरफ की लीडरशिप जो वार मॉन्गरिंग या वार हीरोज़म को पोर्ट्रे करेगी, मीडिया उसको एक बड़ा हीरो और लार्जर देन लाइफ करेक्टर करके पेश करेगी, तो जाहिर है उनके फिर डिज़ाइंस, पॉलिटिकल डिज़ाइंस और उनकी जो आइडियालॉजी है वो भी ग्रो करेगी। तो जंग के अपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं दोनों तरफ, और दोनों तरफ मेरे ख्याल में जो एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है या नॉर्मल पॉलिटिकल ग्रोथ है या अदरवाइसेस हैं, वो जंग में बिल्कुल मद्धम हो जाते हैं, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और दूसरे जो छोटे छोटे तजादात हैं, मार्जिनलाइज तबकों के, कौमों के, और बहुत सारे पावर्टी के जो इश्यूज़ हैं, वो इस जो जंगी तराने, जंगी नारे और जो फायरिंग होती है या जो बातें होती हैं और आज की मीडिया में जो बज़ होती है उसके अंडर आ जाते हैं, और हर तरफ हमें जंग ही जंग नज़र आती है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट के जो साइडलाइंस पर मौशी और सियासी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे या मज़बरात थे, हमने कहा आपके साथ डिस्कस करें। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।